सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने आई एक कंपनी देखते ही देखते एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बन बैठी। जी हाँ, ये कहानी है लालच की, कूटनीति की और एक ऐसी बेहिसाब ताकत की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब एक कंपनी जो मसालों और कपड़ों का व्यापार करने आई थी, वो हिंदुस्तान की शासक कैसे बन गई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 400 साल से भी पहले, साल 1600 में। हुआ यूं कि लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उनका एक जहाज बस एक ही मकसद लेकर भारतीय तटों पर पहुंचा, व्यापार। हाँ, तो ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में बनी एक प्राइवेट कंपनी जिसका मकसद मैं फिर बता दूं पूरी तरह से कमर्शियल था। उन्हें बस भारत की मसालों, कपास और रेशम से मतलब था, जिन्हें यूरोप ले जाकर वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। उस वक्त तो दूर दूर तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यापारियों का झुंड एक दिन हिंदुस्तान पर राज करेगा। शुरुआत में तो सब ठीक था। कंपनी ने सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसी जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां या कहें ट्रेडिंग पोस्ट्स खोले। लेकिन उसी दौरान भारत में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। ताकतवर मुगल साम्राज्य अब कमजोर पड़ रहा था और कंपनी ने इस खाली होती सत्ता में एक बड़ा मौका देख लिया। बस यहीं से उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। अब उनकी नज़र सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि सत्ता पर थी। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। कंपनी को ये बात समझ आ गई थी कि असली और सबसे बड़ा मुनाफा तो तलवार के दम पर ही मिलेगा। तो फिर क्या था, उन्होंने अपनी तिजोरियां भरने के लिए अपनी खुद की सेना खड़ी कर ली और सीधे सीधे सत्ता पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस रास्ते में दो लड़ाइयों ने, आप कह सकते हैं, कंपनी की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। पहली 1757 की प्लासी की लड़ाई। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया तो जरूर, लेकिन सच कहूं तो ये जीत ताकत से ज्यादा धोखे का नतीजा थी। और फिर ठीक 7 साल बाद 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई। इस बार कंपनी ने मुगल सम्राट की मिलीजुली सेनाओं को हरा दिया और इस जीत ने ये साफ कर दिया कि अब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी फौजी ताकत कौन है। देखिए, बक्सर की जीत का सबसे बड़ा इनाम कोई जमीन या सोना नहीं था, बल्कि वो था पैसा कमाने का एक जरिया। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल से टैक्स मतलब लगान वसूलने का अधिकार दे दिया। इसी को दीवानी राइट्स कहा गया। अब सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये था कि कंपनी के पास अपनी सेना और अपना राज बढ़ाने का सारा खर्च उठाने के लिए भारत का ही पैसा था। यही वो चाबी थी जिससे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जे का ताला खोला। तो जैसे ही पैसा और ताकत हाथ में आई, कंपनी का असली चेहरा सामने आने लगा। अब उन्होंने एक के बाद एक ऐसी नीतियां बनाई जिनका बस एक ही मकसद था, भारत की दौलत को किसी भी तरह निचोड़कर इंग्लैंड भेजना। इसके लिए उन्होंने जमीन से टैक्स वसूलने के अलग अलग सिस्टम बनाए। जैसे बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट ले आए, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू कर दिया। नाम भले ही अलग अलग थे, लेकिन इन सब का काम एक ही था, किसानों से ज्यादा लगान वसूलना, चाहे फसल हो या ना हो। नतीजा, भारतीय खेती और किसान दोनों तबाह हो गए। और ये तो सिर्फ खेती की बात थी। कंपनी ने तो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया था जिससे निकलना नामुमकिन था। देखिए वो करते क्या थे, यहाँ से कच्चा माल जैसे कपास कौड़ियों के भाव खरीदते, फिर उसे जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड भेजते। वहाँ फैक्ट्रियों में उससे कपड़ा बनता और फिर वही कपड़ा वापस भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता। इस पूरे खेल में भारत के जो छोटे मोटे कारीगर थे, जो उद्योग थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। कंपनी सिर्फ पैसा ही नहीं लूट रही थी, वो धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर भी पूरे भारत को निगल रही थी। इसके लिए उनके पास दो बड़े चालाक हथियार थे। एक थी लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। इसमें भारतीय राजाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी और उसका सारा खर्च भी खुद ही उठाना पड़ता था। मतलब अपनी ही आज़ादी की कीमत चुकाओ। और दूसरा था लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो और भी कमाल था। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका राजपाट सीधे कंपनी के खाते में चला जाता।
तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, कंपनी के लगभग 100 साल के इस शोषण ने पूरे भारत में अंदर ही अंदर एक गुस्से की आग सुलगा दी थी। माहौल एकदम तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वजह भी एक नहीं, कई थी। एक तरफ आर्थिक शोषण से किसान और जमींदार बर्बाद हो चुके थे, दूसरी तरफ कंपनी की ही फौज में भारतीय सिपाहियों के साथ जबरदस्त भेदभाव होता था। और तो और, जब कंपनी ने सती प्रथा पर रोक लगाने जैसे कुछ सामाजिक सुधार करने की कोशिश की, तो बहुत से भारतीयों को ये लगा कि अंग्रेज अब उनके धर्म और रीति रिवाजों में भी दखल दे रहे हैं। मतलब माहौल एक बारूद के ढेर जैसा बन चुका था, जो बस फटने को तैयार था। और वो चिंगारी आखिरकार लगी साल 1857 में। मेरठ से एक छोटी सी शुरुआत हुई, लेकिन ये विद्रोह की आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। ये कंपनी के राज के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा, सबसे जोरदार और सबसे हिंसक विद्रोह था। कई लोग इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। अब भले ही 1857 के इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन एक बात साफ हो गई थी। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया था। विद्रोह भले ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत बड़े और दूर तक जाने वाले थे। सच तो ये है कि इस एक घटना ने भारत में अंग्रेजी शासन की पूरी शक्ल ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। हुआ ये कि 1857 के गदर ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें ये समझ आ गया कि सिर्फ एक कारोबारी कंपनी के भरोसे भारत जैसे इतने बड़े देश को छोड़ना बहुत बड़ा खतरा है। बस फैसला ले लिया गया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत का कंट्रोल सीधे सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। और यहीं से शुरू होता है ब्रिटिश राज का वो दौर जिसके बारे में हम सबने पढ़ा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पूरी कहानी, ये हमें आज की दुनिया के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें व्यापार और सत्ता के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब किसी एक कॉर्पोरेशन की ताकत और उसका लालच देश की सत्ता से भी बड़ा हो जाए, तो उसके अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये एक ऐसा सबक है जो इतिहास ने हमें दिया है।